हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार पर। आज के इस वीडियो में आपके लेकर आया हूं क्लास 12th हिस्ट्री 500 क्वेश्चन का सेट टू वीडियो। और फ्रेंड्स, मैं आपको हर एक सेट में हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो इस वीडियो के भी सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा अच्छे लेवल के हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्रिंसेप, कनिंघम, मार्शल और व्हीलर। तो प्रश्न कहता है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो पहले डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया था वो किन्हें किया गया था? तो सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ए कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। और फ्रेंड्स, आपको याद रखना होगा 1861 ईस्वी में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी और 1872 ईस्वी में यह निश्चय किया गया था कि पूरे भारत में पुरातत्व के विषय पर खोज करने का कार्य किया गया था। यह निश्चय किया गया था, इस पे चर्चा चली थी और कनिंघम को डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि कनिंघम के बाद किन्हें डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया, तो सर जॉन मार्शल को उसके बाद 1902 ईस्वी में किया गया था, इनको नियुक्त किया गया था। फिर उसके बाद आपके व्हीलर साहब को 1944 ईस्वी में क्या किया गया, तो नियुक्त किया गया था। और प्रिंसेप का भी आपका जो संबंध है वो पुरातत्व से है। आपको पता होगा कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले डिकोड किया था तो प्रिंसेप ने ही। तो ये सारे टर्म्स आपको याद रखने होंगे, ये सारे टर्म्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना जाता है। तो आप अगर बुक में देखोगे तो बाढ़ के कारण भी एक ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में क्या आया होगा, बाढ़ आई होगी और जिसके कारण उस सभ्यता का पतन हो गया। तो आपका ऑप्शन ए भी मुझे मेरे तरीके से करेक्ट लग रहा है। ऑप्शन बी है भूकंप, सी है अकाल। तो भूकंप के कारण भी ऐसा मतलब लोगों का अनुमान है। एक तरह से देखिए, जितनी भी बातें बताई जाती है वो सारी बातें क्या है, आपके कुछ न कुछ स्रोतों से, कुछ न कुछ सोर्सेस से क्या किए गए हैं, तो लिए गए हैं। और उसी से एक अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पर भी कोई सभ्यता रही होगी 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में। और उसमें ये सारी चीजों के बारे में पता लगाया, फिर बताया गया, ऐसा अनुमान लगाया कि या तो बाढ़ आया हो गया, नहीं तो भूकंप, नहीं तो अकाल के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण माना जाता है, तो ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न रहेगा, 3rd नंबर को देखिएगा। प्रश्न है कि हड़प्पा का समय काल माना जाता है। ऑप्शंस को देखिए जी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें चलना है, हम लोग को एनसीईआरटी को फॉलो करना है। तो एनसीईआरटी के रूप में आप एनसीईआरटी बुक में जब देखोगे तो हड़प्पा का समय काल माना जाता है, जो सर्वाधिक जो आपका अच्छा समय काल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है 2600 बीसी से लेकर 1900 ईसा पूर्व। तो याद रखिएगा, 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व हड़प्पा का समय काल माना जाता है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे आप लूसेंट में देखिएगा तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व आपके दिए रहते हैं, ध्यान देना है। बट मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात में आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा जो अगला प्रश्न है 4 नंबर, कि बैल का इस्तेमाल हड़प्पा सभ्यता में किस कार्य के लिए किया जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता में बैल का इस्तेमाल, जनरली हम लोग बैल का इस्तेमाल किस लिए करते थे? आज तो नहीं, आज तो हमारे पास फार्मिंग के लिए बहुत सारी सुविधाएं हो चुकी है, जैसे ट्रैक्टर हो चुका है, तो बहुत सारी सुविधाएं हो चुकी है। तो हल जोतने के लिए ही क्या किया जाता था, खेत को जोतने के लिए हम लोग बैल का इस्तेमाल करते हैं अभी भी, और उस टाइम भी हल जोतने के लिए ही बैल का इस्तेमाल किया जाता था। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब। शिकार करने के लिए तो होगा नहीं, चारागाह के लिए तो ये तो मतलब चारागाह के लिए इस्तेमाल करेंगे क्या हम लोग बैल को? तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब, हल जोतने के लिए। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न 5 नंबर, देखिए कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? सभी को पता है मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। आप जब चैप्टर 3rd को पढ़ रहे हैं, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, उसमें आपको ये एक्सप्लेनेशन देखने को मिला होगा। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से भी पा सकते हैं। अन्यथा अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए SOFTSTUDY सॉफ्ट स्टडी और आकाश कुमार, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक रिकमेंड कर देगा। आप इतना सर्च कीजिएगा सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार, तो आपको क्या मिलेगा, हमारा वेबसाइट मिलेगा। और उस वेबसाइट से आप सारे स्टडी मटेरियल्स को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है। वाह, वेरी गुड, आप लोगों ने भी बी लगाया होगा। तो सिद्धार्थ दोस्तों, ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे, सिद्धार्थ, जिनका जन्म हुआ था
563 ईसा पूर्व कह सकते हैं कि आज से 563 ईसा पूर्व मतलब इनका क्या हुआ, जन्म हुआ था। और इनके जन्म के 7वें दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है और 16वें साल इनकी शादी भी कर दी जाती है, शादी भी कराई जाती है इनकी बुद्ध का। तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, ये भी आप लोग याद रखोगे। हालांकि ये वीडियोज नहीं आ रहे थे बट मे बी अब वीडियोज आपके आएंगे, मे बी क्या कंफर्म है, वीडियोज आते रहेंगे। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि धर्म ग्रंथ सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है। जो सूत पिटक धर्म ग्रंथ था वो किस धर्म से संबंधित है दोस्तों। तो 7 का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन भी बौद्ध धर्म से, याद रखिएगा। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक यानी त्रिपिटक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो वही त्रिपिटक। तो सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक ये सब जो संबंधित है आपके बौद्ध धर्म से। और सूत पिटक में क्या है, तो सिद्धांत है, बौद्ध ग्रंथ के सिद्धांत आपके बौद्ध धर्म के दिए गए हैं। तो धर्म ग्रंथ याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर है, दुर्योधन की मां कौन थी। तो बहुत सिंपल है भैया, दुर्योधन की मां गांधारी थी, याद रखना है। 8 का भी सही जवाब। बहुत ही कम समय में आपको अच्छे खासे प्रश्न कराए जाएंगे। और इसी तरह से आपका सेट 1 वीडियो आ गया, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको मिल जाएगा। और आप सेट 3 का भी वेट कीजिए, सेट 3 भी आपको मिलेगा। लगभग हम लोग 500 प्रश्न को कर लेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। तो याद रखिए 9 का सही जवाब ऑप्शन सी, भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है। महाभारत से रिलेटेड है, ये महाभारत का पात्र है आपका, तो याद रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न, महाभारत से कुछ ज्यादा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। हाँ जी, ये भी महाभारत से है। अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी। तो ये विचित्रवीर्य की जो पत्नी थी, यही अंबा अंबालिका जो थी वो विचित्रवीर्य की पत्नी थी, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न रहेगा 11 नंबर कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी। तो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं, क्योंकि एक आध प्रश्न मैं हर सेट में आपके लिए छोड़ता हूं ताकि आप उसका कमेंट सेक्शन में जवाब दे पाएं। तो 11 नंबर का आंसर आपको करना है दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में बताना है। जिनका सबसे पहले कमेंट आएगा मैं उनके कमेंट को पिन कर दूंगा। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है 12 नंबर, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे। तो पता है सभी को ना, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार, सही आंसर ऑप्शन डी महावीर स्वामी। और पहले कौन थे, तो पहले आपके ऋषभ देव, तो ऋषभ देव थे। और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में, तो ये भी पूछा जाता है। तो इन सभी कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा। इनका वास्तविक नाम अगर बात करें तो वर्धमान था महावीर का। अगला प्रश्न है 13 नंबर, वेदों की संख्या कितनी है। तो वही आप लोगों को पता है, वेदों की संख्या 4। ये मस्ट वीवीआई प्रश्न है, और मे भी मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट ने हिस्ट्री लिया होगा उनका ये सारा प्रश्न क्लियर होगा। वेदों की संख्या कितनी है, महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो 14 का सही जवाब ऑप्शन है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है हमें अर्थशास्त्र और इंडिका से। अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था जी। बिल्कुल मगध, जहां पे हम लोग निवास कर रहे हैं अभी। तो मगध जो आपका था सबसे महाशक्तिशाली जो महाजनपद था आपका कौन, तो मगध। ऐसे महाजनपदों की संख्या कितनी थी, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा। 16 नंबर है कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकर हैं। तो कौन है अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकर भाई, तो बिल्कुल कालिदास दोस्तों, ऑप्शन है सही जवाब। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की है। और भी जो चैप्टर वाइज वीडियो बचे हुए हैं वो सारे वीडियो मैं कंप्लीट करा दूंगा, बस आप लोग बने रहिए मेरे साथ। 17 नंबर प्रश्न करता है, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की। तो अभिलेख की शुरुआत अशोक ने किया था, और सबसे पहले इनके अभिलेखों को डिकोड करने का कार्य किया है जेम्स प्रिंसेप ने, जिनका नाम आप लोगों ने पहले नंबर क्वेश्चन के फर्स्ट ऑप्शन में देखा था। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर प्रश्न है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया। प्रियदर्शी कहने का मतलब होता है सुंदर मुखाकृति वाले देवता। तो ये अशोक को ही कहा गया है, ऑप्शन ए। मतलब इनका जब अभिलेख डिकोड किया गया तो पता चला कि प्रियदर्शी के नाम से अशोक को ही जाना जाता था। तो याद रखना है 18 का भी करेक्ट आंसर। इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, और ये 20 प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 19 है, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में उत्खनन कब किया। तो सबसे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में उत्खनन किया था दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सन 1922 ईस्वी। नेक्स्ट जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 देखिएगा, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो पता है सभी को, ऑप्शन भी हो जाएगा गुप्त काल। गुप्त काल को आप स्वर्ण काल यानी गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा
दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आज मैंने आपको सेट 2 में भी आपको मैंने 20 क्वेश्चन कराया और सेट 1 में आपको 25 क्वेश्चन कराया था। तो टोटल आपके 45 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं 500 में से, और बाकी की वीडियो जल्द जल्द ही अपलोड होते रहेगी। आप लोग वीडियोस को देखते जाइएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए होंगे तो वीडियो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुछ अपना प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे वेबसाइट को भी एक बार विजिट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वहां पे स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया हो। वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।